हेलो क्लास 7। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स चैप्टर के पार्ट 2 को। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था वेंस के बारे में, आर्टरीज के बारे में, कैपिलरीज के बारे में, ब्लड के कंपोजिशन के बारे में, ब्लड क्या होता है, इन सब सारे चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और प्लांट्स में जो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं जाइलम और फ्लोएम उनको समझेंगे। और इस वीडियो के देखने के बाद ये चैप्टर आपका कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक हार्ट के बारे में। क्या कह रहा है कि हार्ट एक ऑर्गन है जो बीट करता है कंटिन्यूअसली, मीन्स लगातार धड़कते रहता है, चलते रहता है, काम करते रहता है। और क्या काम करता है? तो पंप करने का। किसको पंप करता है? ब्लड को। जस्ट लाइक जो मोटर होता है हमारे यहाँ, समरसीबल मोटर होता है या जनरल मोटर होता है, जिससे हम लोग पानी को क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को पंप आउट करते हैं और उसको टैंक में फिल करते हैं। उसी प्रकार से हार्ट जो है हमारे ब्लड में एक मोशन ऐड करता है और ब्लड को फ्लो करने में हमारे बॉडी में मदद करता है। आगे कह रहा है कि आप इमेजिन कर सकते हैं यह एक ऐसा पंपिंग ऑर्गन है, एक ऐसा पंप है जो कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है बहुत सारे ईयर्स से बिना रुके हुए। तो ये एक आश्चर्यजनक प्रोसेस है। अब इसी को समझना है। कह रहा है हार्ट लोकेटेड कहाँ है? तो हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, पोजीशन के बारे में कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है। तो ये चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, विथ इट्स लोअर टिप टिल्टेड स्लाइटली टुवार्ड्स द लेफ्ट। मीन्स हार्ट का जो लोअर पोर्शन होता है, लोअर टिप होता है, वो लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि टिल्टेड आपको लेफ्ट की ओर दिखेगा ये इस साइड। तो ये कह रहा है कि हार्ट हमारा कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट कैविटी में है। ध्यान रखना है, मेमोराइज करना है इसको कि हार्ट हमारा कहाँ लोकेटेड है। तो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है और टिल्टेड है लेफ्ट की ओर। अब कह रहा है कि इसका शेप क्या होता है? तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि इसका शेप हमारे फिस्ट के आकार का होता है लगभग, अप्रॉक्स। और योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। इसी चीज़ को यहाँ लिखा है। आगे हम क्या देखते हैं? व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रीच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ईच अदर। अब कहने का मतलब है, जब हम लोग ब्लड टॉपिक को डील कर रहे थे उस समय हम लोग पढ़े थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है। तो ये दोनों ब्लड हमारे हार्ट में तो होते हैं। तो इनको मिलने से रोकना क्यों ज़रूरी है और कौन है जो रोकता है मिलने से? तो सपोज करते हैं एक अगर हम रफ डायग्राम बनाते हैं अगर हार्ट का, ऐसा होता नहीं है लेकिन समझने के लिए। तो क्या है बेसिकली, हमारा हार्ट जो है 4 चेम्बर में डिवाइडेड है। कितने चेम्बर्स में? 4 चेम्बर में। ये देखिए, ये फर्स्ट चेम्बर हो गया, ये सेकंड चेम्बर हो गया, ये थर्ड चेम्बर हो गया और ये फोर्थ चेम्बर हो गया। अपर 2 चेम्बर जो होता है इसको हम लोग ऑरिकल बोलते हैं या एट्रिया बोलते हैं। अपर 2 चेम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रिया या ऑरिकल भी बोल सकते हैं। ओके। और जो लोअर 2 चेम्बर्स हैं, ये चेम्बर और ये चेम्बर, इन दोनों को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। तो ये हमारा 4 चेम्बर हो गया। अब जो राइट साइड की ओर है वो राइट चेम्बर हो जाएगा और जो लेफ़्ट साइड की ओर है वो लेफ़्ट चेम्बर हो गया। तो ये अगर राइट हो गया तो ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया तो ये लेफ़्ट हो गया। मीन्स राइट क्या हो गया? ये राइट एट्रिया। और ये क्या हो गया? लेफ़्ट एट्रिया। ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो इस डायग्राम में आप क्या देखें कि हमारे हार्ट में कितने चेम्बर्स हैं? 4 चेम्बर हैं। मीन्स ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर, है ना। अपर 2 चेम्बर आर कॉल्ड एट्रिया एंड लोअर 2 चेम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। लोअर 2 चेम्बर को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। जो राइट साइड में है राइट वेंट्रिकल हो जाएगा और जो लेफ्ट साइड में है लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ओके। अब देखिए कि ये दोनों, और जो हमारा हार्ट है 4 चेम्बर में डिवाइडेड है, साथ ही साथ 2 पार्ट में भी डिवाइडेड है। अब 2 पार्ट में जो डिवाइडेड है, ये जो लाइनिंग हम बना रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं इसको? सेप्टम। इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम। ACPTUM, सेप्टम। तो ये सेप्टम जो है हमारे हार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 साइड में डिवाइड करता है। ओके। एक साइड ये हो गया और एक साइड ये हो गया। अब एक तरफ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और एक तरफ हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक तरफ ऑक्सीजनेटेड और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड। अब इन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकने का काम यही मेम्ब्रेन सेप्टम करता है। ओके। कौन करता है? सेप्टम। तो हमारा यहाँ तक क्या मेमोराइज हो गया? ये मेमोराइज हो गया कि हमारा हार्ट कहाँ लोकेटेड है? चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है। लोअर टिप जो होता है हार्ट का वो लेफ्ट टिल्टेड होता है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा हार्ट 4 चेम्बर में डिवाइडेड है और 2 साइड में।
4 चेंबर और 2 साइड में। अपर 2 जो चेंबर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं, और जो लोअर 2 चेंबर है उसको हम लोग वेंट्रिकल्स बोलते हैं। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि सेप्टम डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। अब ये सेप्टम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, तो सेप्टम का एक ही फंक्शन है, ये क्या करता है, सेप्टम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकता है। उसके अलावा एक और पार्ट हम इसका याद रखेंगे कि पेरिकार्डियम, ये पेरिकार्डियम क्या है, एक लेयर है, मस्कुलर लेयर, जो हार्ट को चारों तरफ से क्या करता है, कवर करता है। एक थिन लेयर है, मस्कुलर लेयर है, जो हार्ट को चारों तरफ से कवर करता है, ऑल अराउंड कवर करता है, और ये पेरिकार्डियम इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो याद रखना है इतना चीज़ बस हमको हार्ट के बारे में। यही चीज़ यहाँ पर दिया है कि द 2 chambers are called, upper 2 chamber are called atria, the lower 2 chambers are called ventricles. Partition between the chamber helps to avoid mixing of oxygenated and deoxygenated blood. तो ये हार्ट का आप डायग्राम देख सकते हैं, हार्ट के डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये अपर फर्स्ट चेंबर हो गया, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और बीच में ये सेप्टम को दर्शाया गया है। तो ये सेप्टम क्या कर रहा है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट करता है। आगे के टॉपिक में हम क्या देखते हैं, आगे के टॉपिक में देख रहे हैं, कह रहा है कि टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड तो सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है, तो उसको समझने के लिए क्या करना होगा, आपको एरो के मदद से एक डायग्राम दिया गया है, आप देख सकते हैं ऊपर में, ये यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है कि किस प्रकार से हार्ट से ब्लड आता है, अगेन लंग्स में भी जाता है। लंग्स में क्यों जाता है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज जो है यहाँ लंग्स में ही होता है। गैसियस एक्सचेंज कहने का मतलब जो बाहर से ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो ब्लड में मिल जाता है। तो कहाँ पे होता है, ये एल्वियोली होता है, लंग्स के पास ही, तो उसी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और ब्लड में एग्जिट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर से जो ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके कहाँ ले जाता है, लंग्स में ले जाता है। तो लंग्स से ही यह कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में वापस छोड़ा जाता है, एक्सहेल किया जाता है हमारे द्वारा। तो लंग्स का भी होना इस सर्कुलेटरी सिस्टम में इम्पॉर्टेंट है। तो आगे हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट बीट। हार्ट बीट के बारे में क्या कह रहा है कि द वॉल्स ऑफ द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। तो ऑब्वियस है कि हार्ट का जो चेम्बर है, दीवार है, वो क्या चीज़ से बना है, मसल्स से बना है। ये मसल्स जो है रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, मीन्स फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। यह रिदमिक कंट्रैक्शन जो होता है फॉलोड बाई इट्स रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट ए हार्ट बीट। अब हार्ट बीट कैसे बनता है, तो हार्ट बीट यही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण बनता है। किसका कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, हार्ट के वाल्स का। अब कह रहा है रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मीन्स आपके जीवन के हर पहलू में, हर क्षण यह हार्ट बीट कंटिन्यू चलता रहता है। रुक गया तो आप भी यहाँ नहीं रहेंगे, तुम कहाँ मैं कहाँ। तो क्या कर रहा है, डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप याद रखना है, स्टेथोस्कोप क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा डॉक्टर आपके हार्ट बीट को मेजर करता है, या सुनने का प्रयास करता है, या उसको महसूस करता है। ए डॉक्टर यूजेज द स्टेथोस्कोप एज ए डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट। एम्पलीफाई मीन्स उसके साउंड को थोड़ा सा क्लियरली ऑडिबल बनाता है। अब इसमें होता क्या है इस स्टेथोस्कोप में, तो इस स्टेथोस्कोप में एक देख सकते हैं आप, चेस्ट पीस है, ईयर पीस होता है, और एक ट्यूब होता है। इन 3 चीज़ों का यूज करके इसको बनाया गया है। आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट भी दिया गया है कि आप कैसे एक फनेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फनेल को आप चेस्ट के पास लगाएंगे और इस ओपनिंग को, जो पाइप का ओपनिंग है, इसको आप कान में लगाएंगे, आप लब डब का साउंड सुन सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि हार्ट का साउंड कैसा होता है, तो आप बोलेंगे लब डब, लब डब। ओके, ये नहीं बोलिएगा कि धक 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 धक। तो यही एक्टिविटी 7.2 में आपको बताया गया कि किस प्रकार से फनल और पाइप का इस्तेमाल करके आप एक स्टेथोस्कोप टेम्पोररी बना सकते हैं, उसको समझने के लिए। एग्जैक्टली वर्क तो नहीं करेगा। अब अपने दोस्तों को पकड़िए, 2-4 दोस्त को, उसका भी हार्ट बीट नापिए, थोड़ा डॉक्टर बनने का फील कीजिए और इस चार्ट को फिलअप करिए। साथ ही पल्स रेट भी कह रहा है, और कह रहा है कि पल्स रेट और हार्ट बीट को आप मैच करके देखिए क्या क्या दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो ये करने की विषय है, आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना होगा। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि डेफिनेशन है यहाँ पे, द रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चेंबर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कह रहा है ये जो रिदमिक माने ग्रेजुअली होता रहता है, अल्टरनेटली जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, यह ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। और ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि ब्लड ही एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है हमारे बॉडी का। ये न्यूट्रिएंट्स को, CO2 को, O2 को, या वेरियस अदर सब्सटेंसेस को कैरी करने का काम करता है, एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। आगे कह रहा है बुझो वंडर्स इफ स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा ऑल्सो है ब्लड। अब बुझो यहाँ पर
वो आश्चर्यचकित होता है कि स्पॉन्जेज और हाइड्रा जैसे जो दूसरे जीव जंतु हैं क्या उनमें भी ब्लड होता है। कह रहा है एनिमल्स सच एज स्पॉन्जेज एंड हाइड्रा डू नॉट पोसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्पंजेज और हाइड्रा जैसे जो दूसरे जीव हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। द वाटर इन विच दे लिव ब्रिंग्स फूड एंड ऑक्सीजन। कह रहा है जिस पानी में वे रहते हैं वही पानी फूड और ऑक्सीजन देने का काम करता है, लाने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है। एज इट इंटर्स देयर बॉडी, जैसे ही पानी उनके बॉडी में इंटर करता है ये सारा चीज़ पहुंच जाता है। कौन सारा चीज़? फूड एंड मिनरल्स वगैरह जो है, जो भी चीज़ है, ऑक्सीजन है, वो सब। कह रहा है दी वाटर कैरीज अवे वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज इट मूव्स आउट। अब जैसे ही उनके बॉडी से, किसके बॉडी से? स्पॉन्जेज और हाइड्रा के बॉडी से जैसे ही पानी बाहर निकलता है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर आ जाता है। दज दीज एनिमल्स डू नॉट नीड ए सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक द ब्लड। इसलिए इन एनिमल्स को कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती है जैसे कि ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड को आप सर्कुलेटरी फ्लूइड भी कह सकते हैं। ओके, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये था स्पंजेज और हाइड्रा के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में आपसे अगर पूछेगा कि स्पंजेज और हाइड्रा में ब्लड क्यों नहीं होते हैं तो आप बोलिएगा कि वाटर के जरिए ही वो जो यूजफुल ऑक्सीजन है या फूड मटेरियल है उसको वो ले लेता है, और वाटर को जब वो बाहर निकालता है, एक्सपेल आउट करता है, तो उस दौरान वेस्ट प्रोडक्ट जो है शरीर के अंदर का उसके वो भी बाहर चला जाता है। तो सर्कुलेशन का काम वाटर ही कर दे रहा है। लेट अस नाउ लर्न अबाउट द रिमूवल ऑफ वेस्ट अदर देन CO2। अब CO2 के अलावा जो वेस्ट हैं उनको बारे में हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन माने जो वेस्ट का रिमूवल होता है हमारे बॉडी से उसी को हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। वेरियस वेस्ट होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, इन सब टाइप का होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार के वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं जिनको बाहर निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो वेस्ट रह जाएगा तो आप ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए एक्सक्रीशन सिस्टम का हमारे बॉडी में ज़रूरत होता है। अब कह रहा है लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब दूसरे जो वेस्ट मटेरियल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वो बॉडी से बाहर कैसे आते हैं। अब कह रहा है ये वेस्ट जनरेट कैसे होता है, इस पर यहाँ पे एक बताया गया है कि व्हेन आवर सेल परफॉर्म देयर फंक्शन। जब हमारा सेल जो है फंक्शन करता है, अब सेल वेरियस फंक्शन करता है। हम लोग जानते हैं कि लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। मीन्स जिस प्रकार एक इमारत बनता है, एक घर बनता है, तो सबसे छोटा इकाई क्या है? ईंट है, ब्रिक है। बहुत सारे ब्रिक को जोड़ते हैं तो एक इमारत बन जाता है। उसी प्रकार बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉडी का निर्माण होता है। बॉडी से भी पहले क्या होता है? टिश्यू बनता है। सेल के जुड़ने से, टिश्यू के जुड़ने से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन के जुड़ने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद एक होल बॉडी का निर्माण होता है। तो हर सेल कुछ ना कुछ फंक्शन करते हैं। जैसे आपके आँख के सेल हैं वो देखने में मदद करते हैं, कान के सेल्स हैं वो सुनने में मदद करते हैं, किडनी के सेल होंगे वो आपके वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में मदद करेंगे। वहीं डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल हैं वो डाइजेशन में मदद करते हैं। तो अलग अलग पार्ट के सेल के फंक्शन अलग अलग है। तो वही कह रहा है कि हमारा सेल जो है परफॉर्म करता है कुछ फंक्शन। अब सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड, और इस फंक्शन करने के दौरान सर्टेन वेस्ट जो है वो रिलीज होता है। अब कह रहा है दीज आर टॉक्सिक एंड हेंस नीड टू बी रिमूव्ड आउट। और ये वेस्ट जो है जहरीले होते हैं या हानिकारक होते हैं, इनको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अगर आपसे डिफिनेशन पूछता है कि एक्सक्रीशन क्या है तो आप बोलिएगा यही वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, सेल के द्वारा जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। और जो भी पार्ट्स इस एक्सक्रीशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है। कह रहा है दी वेस्ट प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अब हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट है वो उसको रिमूव करना जरूरी होता है। इसके लिए एक मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड। अब इसलिए ब्लड को फिल्टर करना जरूरी है। फिल्टर मीन्स छानना जरूरी है, साफ करना जरूरी है। दिस इज डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनीज। अब ये फिल्टर करने का काम कौन करता है वेस्ट को ब्लड से? तो ये ब्लड कैपिलरीज करता है, वैसा ब्लड कैपिलरीज जो किडनी में मौजूद होता है। अब किडनी कितने हैं हमारे पास? 2 होते हैं। अब एक फेल कर जाता है तो एक काम करता है, लेकिन दोनों का सुचारू रूप से करना ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा अच्छा है। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज, जब ब्लड दोनों किडनी में पहुंचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ब्लड में तो यूजफुल और हार्मफुल दोनों सब्सटेंस है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, अदर वेस्ट भी है। तो दोनों चीज़ है, यूजफुल और हार्मफुल दोनों। कह रहा है कि जब यह ब्लड किडनी में पहुंचता है तो क्या होता है? यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, मीन्स उसको सोख लिया जाता है, और बैक टू द ब्लड में भेज दिया जाता है। मीन्स ब्लड में बैक भेज दिया जाता है, किसको? यूजफुल सब्सटेंसेस को। वहीं जो वेस्ट होता है वो पानी में घुल जाता है और यूरिन के जरिए, मतलब मूत्र के जरिए
पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। अब डायरेक्ट किडनी से ही बाहर नहीं निकलता है, किडनी से जुड़ा हुआ होता है एक नली, उस नली के जरिए ब्लैडर में जमा होता है। कहाँ जमा होता है? ब्लैडर में। अब कह रहा है कि थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। अब देखिए ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है? यूरेटर्स है। इट इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर। अब क्या होता है? किडनी से यूरेटर के जरिए कहाँ जाता है? ब्लैडर में जाता है, ब्लैडर में स्टोर होता है। और जब आपका स्टोरेज एक सर्टेन लेवल पर चला जाता है तो आपको महसूस होता है कि अब आपको टॉयलेट जाना है। अब आप जाते हैं एंड इज पास्ड आउट थ्रू यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड कॉल्ड यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा के जरिए आप उस वेस्ट को जो स्टोर हो चुका है आपके ब्लैडर में आप बाहर निकाल लेते हैं। अब डायग्राम में देखिए आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये डायग्राम है, यहाँ आप देख रहे हैं किडनी है, ये हो गया आपका किडनी, ये किडनी दो किडनी है। अब ये देख रहे हैं ये पाइप है जो किडनी से वेस्ट को लिया जा रहा है, इस पाइप का नाम क्या है? यूरेटर। अब ये यूरेटर कहाँ तक जाता है? यूरेटर जाता है आपके यूरिनरी ब्लैडर तक। ब्लैडर का पूरा नाम यूरिनरी ब्लैडर आप बोलेंगे, यही यूरिनरी ब्लैडर एक टंकी है जहाँ आपका वेस्ट स्टोरेज होता है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। और यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का एक ओपनिंग है जिसको आप क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। इसी ओपनिंग के जरिए आप निकाल देते हैं। तो ये था किडनी का स्ट्रक्चर। अब आगे हम क्या देख रहे हैं कि किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये चारों मिलके क्या बनाते हैं? हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो 4 पार्ट ही आपको अभी याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? पहला हो गया आपका किडनी, दूसरा हो गया यूरेटर, तीसरा हो गया ब्लैडर, ब्लैडर का पूरा नाम यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा क्या है? आपका नल ओपनिंग जहाँ से वो निकलता है। तो ये 4 पार्ट्स याद रखना है जो मिल करके क्या बनाते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं। कह रहा है एन एडल्ट ह्यूमन बींग्स नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन। 1.5 लीटर याद रखिए, मीन्स एक दिन में आप कितने पास करते हैं टॉयलेट? 1.5 लीटर के करीब करते हैं इन 24 आवर्स, 24 घंटा में पूरे। अब कह रहा है जो आपका यूरिन है उसमें क्या क्या चीज़ होता है? जो पेशाब है उसमें क्या क्या चीज़ होता है? तो 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% दूसरे वेस्ट्स होते हैं। ओके, तो मोस्टली क्या है? वाटर है, उसके बाद यूरिया है और 2.5% अदर वेस्ट है। तो एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आपके टॉयलेट में क्या क्या होते हैं। तो आपको 3 ऑप्शन दिया रहेगा, आप लिख दीजिएगा बोथ वाटर एंड यूरिया बोथ। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड दैट वी स्वेट ऑन ए समर डे। हम लोग गर्मी के दिन में पसीना चलता है, ये भी हम लोग महसूस करते हैं। कह रहा है द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। स्वेट में क्या होता है? वाटर और सॉल्ट होता है। थोड़ा आगे पढ़िएगा तो अब देखिएगा कि इसमें जिंक भी पाया जाता है, कॉपर भी होता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं। बुझो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड इन आवर क्लास। बुझो जो एक लड़का है, बड़ा होनहार है आपकी तरह, वह क्या देखता है कि गर्मी के दिनों में वाइट पैचेज में उजला उजला धब्बा लग जाता है उसके कपड़ों पर, स्पेशली इन एरियाज लाइक अंडर आर्म्स, मीन्स बाँह के पास ज़्यादा लगता है खासकर। दीज मार्क्स आर लेफ्ट बाई साल्ट्स प्रेजेंट इन द स्वेट। चूँकि आपके पसीने में नमक की मात्रा होती है, यही नमक उजला उजला धब्बा बन जाता है ना? कब? जब आपका पसीना निकलता है, खासकर गर्मियों के दिनों में। कह रहा है डज स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन? क्या स्वेट का कोई दूसरा फंक्शन है? वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर। दिस इज बिकॉज द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट विच कॉजेज कूलिंग। अब कह रहा है कि गर्मी के दिन में आप देखते होंगे बहुत जगह पर घरों में पानी रखा जाता है, घड़ा में जो मिट्टी का बर्तन होता है। अब मिट्टी का बर्तन का पानी ज़्यादा ठंडा होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स। अब टीनी पोर्स से क्या होता है? वाटर इवेपोरेट होता रहता है कंटिन्यूसली। अब इवेपोरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। कहीं भी जहाँ भी इवेपोरेशन होगा वहाँ कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, इसलिए मिट्टी में के घड़े में रखा हुआ पानी ठंडा रहता है, क्योंकि मिट्टी के घड़े में टीनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहाँ से कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होता रहता है। तो यही कूलिंग इफेक्ट पसीना भी करता है, यही कूलिंग इफेक्ट पसीना भी करता है। इसीलिए पसीना जो है हमको ठंडा रखने में मदद करता है। व्हेन वी स्वेट इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। स्वेट जब भी होता है, निकलता है, हमारा बॉडी को ठंडा करता है, हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, बॉडी टेम्परेचर को। यहाँ पर बॉक्स में क्या दिया गया है? द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कह रहा है कि वेस्ट जो हमारे बॉडी से निकलता है वो किस पर निर्भर करता है? पानी पर। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस एक्सक्रीट सेल वेस्ट एज एमोनिया। अब देखिए जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो पानी में रहते हैं वो वेस्ट के रूप में क्या निकालते हैं? एमोनिया, विच डायरेक्टली डिजॉल्व्स इन वाटर। एमोनिया पानी में डायरेक्टली घुल जाता है। वहीं कुछ जो ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु हैं जैसे बर्ड्स है, लिजार्ड्स है, स्नेक्स है, वो सेमी सॉलिड मीन्स पेस्ट की तरह वेस्ट निकालते हैं। वाइट कलर्ड होता है वो,
और यूरिक एसिड उसको हम लोग कह सकते हैं। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन, अब ह्यूमन जैसे आप में हम में जो मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, यूरिया है। तो याद रखना है, सांप वगैरह का पूछेगा कि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट क्या है तो आप बोलिएगा यूरिक एसिड है। ह्यूमन में क्या है तो यूरिया है। वहीं जो एक्वेटिक एनिमल है उनमें मछली वगैरह में क्या है तो एमोनिया है। तो ये चीज़ को याद रखना है, एमसीक्यू में काम आएगा। कह रहा है कभी कभी कभार क्या होता है, किसी किसी पर्सन का एक किडनी खराब हो जाता है, ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण हो जाता है या चोट लग गया उसके कारण हो जाता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। अब इस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। अब इसके कारण किडनी फेल हो गया तो ब्लड फिल्टर तो हो नहीं पाएगा। किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो किडनी जब फेल कर गया तो उसका ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा। ऐसे पर्सन ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनका खून लगातार गंदा हो रहा है और गंदगी उनके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। इसलिए आर्टिफिशियल मेथड का डॉक्टर्स यूज करते हैं। तो उस पर्सन को डायलिसिस पे ले जाया जाता है, क्या चीज़ पे, डायलिसिस पे रखा जाता है, ताकि उनके ब्लड को आर्टिफिशियल मीन्स का यूज करके प्यूरिफाई किया जा सके। क्योंकि उनका जो नेचुरल ऑर्गन है किडनी वो तो डैमेज हो चुका है, तो ब्लड प्यूरिफाई कैसे होगा, तो डायलिसिस के प्रोसेस के जरिए ब्लड उनका प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आगे हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट्स को देखेंगे। एनिमल्स को तो हम सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, अब प्लांट्स के बारे में देखते हैं। कह रहा है कि पहले चैप्टर में जो पढ़े हैं आप, चैप्टर 1 में नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जा करके देख लीजिए। और इस ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड एक और वीडियो है जिसमें हम व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से समझाए हैं डायग्राम बना के हार्ट के फंक्शनिंग को, तो आप देख सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे चैप्टर 1 में कि प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लीव्स। कह रहा है जो पौधे हैं वो वाटर और मिनरल कहाँ से लेते हैं, जड़ों के मदद से लेते हैं, ज़मीन से एब्जॉर्ब करते हैं, उनका जड़ एब्जॉर्ब करता है और इस चीज़ों का इस्तेमाल लीव्स करता है फूड को प्रिपेयर करने में, यूजिंग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मीन्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट्स जो है ये मिनरल, वाटर, CO2 का इस्तेमाल करता है। अब क्या होता है, चैप्टर 6 में आप क्या पढ़े हैं कि फूड इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म गेट्स एनर्जी बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। हर एक सेल जो है वो एनर्जी कब प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन के दौरान। और कैसे होता है, जब यह ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज कहाँ होता है, सेल में होता है, और ग्लूकोज है क्या, तो वही भोजन है। द सेल यूज दिस एनर्जी टू कैरी आउट वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अब जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के टूटने से, उस एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करता है सेल, जीवन को चलाए रखने में। देयरफॉर फूड मस्ट बी मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसलिए फूड जो है हर एक सेल में पहुँचना चाहिए ऑर्गेनिज्म के। हैव यू वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब बाय द रूट आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो जड़ ज़मीन से पानी तो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन ऊपर पत्ता तक कहाँ जा रहा है, मोटर जोड़े हैं क्या, बिजली का कनेक्शन दिए हैं क्या, नहीं। इसी चीज़ को हम समझेंगे। कह रहा है प्लांट्स का जो रूट होता है उसमें रूट हेयर होता है। प्लांट्स का जो रूट होता है उसमें क्या होता है, रूट हेयर। ठीक है, क्या होता है, रूट हेयर। यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम, रूट हेयर का स्ट्रक्चर है, माइन्यूट स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए प्लांट है, बहुत सारे रूट्स होंगे। ये रूट क्या कर रहा है, पानी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। अब यहीं पर जाइलम का काम आता है। अब रूट हेयर क्या करता है, रूट हेयर इंक्रीज करता है द सरफेस एरिया, मीन्स ज़्यादा दूर तक, ज़्यादा क्षेत्र से पानी को एब्जॉर्ब कर सके प्लांट, इसलिए रूट हेयर होते हैं। ओके, अब आगे क्या होता है, अब प्लांट यहाँ से क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। अब रूट हेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर। अब आगे क्या देखेंगे, जाइलम के बारे में देखेंगे कि प्लांट्स है पाइप लाइक वेसल टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब वेसल मीन्स नली टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है प्लांट में, जो क्या करता है, यही वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। ये जो वेसल्स होते हैं वो खास प्रकार के सेल से बने हैं, जो बनाते हैं क्या चीज़, वास्कुलर टिश्यू। तो जब आपको वास्कुलर टिश्यू के बारे में पूछेगा तो आप बोलिएगा कि वेसल्स आर मेड ऑफ स्पेशल सेल्स। वेसल्स जो होते हैं खास प्रकार के सेल से बने होते हैं, जो वास्कुलर टिश्यू फॉर्म करता है। कह रहा है टिश्यू क्या है, टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है, टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है जो परफॉर्म करता है स्पेशलाइज्ड फंक्शन, खास प्रकार का फंक्शन परफॉर्म करता है किसी भी जीव में। ओके, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल है, बहुत सारे सेल के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू। सेम टाइप ऑफ सेल के मिलने से बनता है टिश्यू। और ये टिश्यू जो होते हैं कुछ खास प्रकार के फंक्शन करते हैं। खास प्रकार का मतलब अलग अलग पार्ट का टिश्यू अलग अलग प्रकार का फंक्शन करता है। भास्कुलर टिश्यू भी वैसा ही टिश्यू है जो क्या करता है, द भास्कुलर टिश्यू फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट इज कॉल्ड जाइलम। अब पूछेगा कि जाइलम क्या है, तो जाइलम ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ग्रुप ऑफ भास्कुलर टिश्यू है, जो क्या करता है, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ, प्लांट में। कहाँ से करता है, तो रूट से करता है। और कहाँ तक पहुँचाता है, तो लीव्स तक पहुँचाता है। ओके, कौन करता है, जाइलम। जौ से जाइलम, जौ से
जर। याद रखिएगा कि जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम की फ्लोएम, तो आप बोलिएगा कि जाइलम करता है। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या है, द जाइलम वास्कुलर टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और न्यूट्रिएंट को, कहाँ से, फ्रॉम रूट ऑफ द प्लांट टू द लीव्स। ओके, जाइलम फॉर्म्स ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ चैनल्स दैट कनेक्ट्स रूट टू द लीव्स थ्रू द स्टेम एंड द ब्रांचेज एंड दस ट्रांसपोर्ट वाटर टू द इंटायर प्लांट। अब जाइलम केवल लीव्स तक ही नहीं, रूट स्टेम वगैरह इन सब से होकर के गुजरता है, इसलिए जाइलम हर जगह जहाँ भी पानी की ज़रूरत होती है प्लांट को पहुँचाने का काम करता है। कौन पहुँचाता है, जाइलम पहुँचाता है, केवल वाटर ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी। आगे हम लोग फ्लोएम के बारे में देखेंगे। कह रहा है कि लीव्स में तो फोटोसिंथेसिस होता है जिसके कारण फूड बनता है। अब यह फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम भी क्या है, एक प्रकार का वास्कुलर टिश्यू है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को, प्रिपेयर्ड फूड को, कहाँ से, तो लीव्स से, और कहाँ, जहाँ भी ज़रूरत होगा वहाँ तक करेगा। तो ये भी एक वास्कुलर टिश्यू है। कह रहा है डज एनी पार्ट ऑफ हर्ब अपीयर रेड। आगे क्वेश्चन लिया है कि क्या कोई भी पार्ट जो है हर्ब का वो रेड अपीयर होता है, लाल दिखता है। इफ़ यस, अगर हाँ लाल दिखता है, कोई भी पार्ट पौधा का लाल दिखता है, तो क्यों दिखता है, वाई डू यू थिंक द कलर रीच देयर, कैसे यह कलर वहाँ तक पहुँचा, लाल कलर कैसे आया। तो कह रहा है यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर रेड कलर। आप तना को काट सकते हैं और काट के देख सकते हैं, लाल कलर को खोज सकते हैं। इस एक्टिविटी, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। वाटर जो है स्टेम तक, तना तक पहुँचता है। इन जस्ट अदर वर्ड, स्टेम कंडक्ट्स वाटर। स्टेम पानी को ढोने का काम, कैरी करने का काम करता है। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप द स्टेम। अगर आप पानी में कुछ लाल कलर को घोल दीजिए और जड़ में डाल दीजिए पौधे के, ओके, तो पौधे के जड़ में जब आप लाल रंग वाले पानी को डाल देंगे तो रूट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो स्टेम से होते हुए लीव्स तक जाएगा। तो अब आपको देखना है कि यह स्टेम, यह रूट पानी को कैरी करता है कि नहीं करता है। तो आप स्टेम को कट करेंगे तो आपको स्टेम में लाल कलर दिखेगा। यह प्रमाणित करता है कि जाइलम जो है आपका वह वाटर को कैरी करता है। ओके, यही एक्सपेरिमेंट 7.3 में दिखाया गया है कि पानी लिया है, पानी को में कुछ इंक लाल कलर का घोल दिया है और उसी को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो आपका जाइलम कैरी करता है। इस बात को प्रूव करने का काम किया है। लास्ट टॉपिक जो है हमारा, तो हम जाइलम फ्लोएम समझ गए। क्या समझना है हमको, दिमाग में ये रखना है कि फ्लोएम जो है, फॉस्फेफुड, फ्लोएम फूड को कैरी करने का काम करता है और जाइलम वाटर और मिनरल को कैरी करने का काम करता है। ज से जाइलम, ज से जर। ओके, लास्ट टॉपिक हमारा ट्रांसपिरेशन है। अब कह रहा है कि प्लांट रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। प्लांट जो है, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस है जिसके जरिए प्लांट जो है एक्सेस वाटर जो भी है उसको रिलीज करने का काम करता है। कह रहा है प्लांट एब्जॉर्ब करता है मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉयल। प्लांट जो है न्यूट्रिएंट और मिनरल जो है, साथ ही साथ वाटर सॉयल से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ऑल वाटर जो एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा यूटिलाइज नहीं किया जाता, उपयोग में नहीं लाया जाता है, कुछ एक्स्ट्रा वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। द वाटर इवेपोरेट्स थ्रू द स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूज वाटर बाय इवेपोरेशन, मीन्स भाप के रूप में पानी लूज करता है। ये नहीं कि नल की तरह झरना आप बैठ जाइएगा पेड़ के नीचे भींग के निकल गया, नहीं। तो ट्रांसपिरेशन में इवेपोरेशन के जरिए पानी लूज करता है कौन, प्लांट। कहाँ से लूज करता है, तो स्टोमाटा से। स्टोमाटा क्या है, लीव्स में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, इन्हीं के जरिए वाटर लूज करने का काम करता है प्लांट्स। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट ए सक्शन पूल दैट you produce when you suck water through a straw which can pull water to great heights in the tall trees। अब क्वेश्चन ये होता है कि रूट से जो पानी ऊपर की ओर जाता है तो बिना मोटर के कैसे ऊपर चढ़ जा रहा है, तो यही सक्शन फोर्स क्रिएट होता है। कौन सा फोर्स, सक्शन फोर्स या सक्शन पुल। यह सक्शन पुल क्यों क्रिएट होता है, ट्रांसपिरेशन के कारण क्रिएट होता है। और यही सक्शन पुल के कारण रूट से पानी प्लांट ऊपर लीव्स तक पहुंचा पाता है बिना मोटर के। नेचुरल मोटर का काम कर रहा है कौन, ट्रांसपिरेशन, यह सक्शन पुल। यह सक्शन पुल क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो सक्शन पुल क्रिएट नहीं होता और रूट जो है पानी को नीचे से ऊपर टहनी तक, फुनगी तक नहीं पहुंचा पाता। तो ट्रांसपिरेशन के कारण सक्शन पुल क्रिएट होता है और इस सक्शन पुल के कारण वाटर जो है ज़मीन से ऊपर तक पहुंचा पा रहा है प्लांट। आगे ट्रांसपिरेशन का एक और इम्पॉर्टेंट रोल है कि ट्रांसपिरेशन जो है ना कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। जिस प्रकार स्वेट जो है, पसीना जो है आपके बॉडी में कूलिंग इफेक्ट का काम करता है, जिस प्रकार मिट्टी के घड़ा में जो इवेपोरेशन होने के कारण मिट्टी के घड़ा में रखा गया पानी ठंडा रहता है, उसी प्रकार ट्रांसपिरेशन के कारण प्लांट्स जो है वो
कूलिंग इफेक्ट का काम करता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर को ठंडा रखता है, इसलिए गर्मी के दिनों में आप पेड़ के नीचे बैठते हैं तो आपको ठंडापन महसूस होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल। और चैप्टर हम होप करते हैं कि काफ़ी अच्छे से ख़त्म हुआ है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और क्वेश्चन आंसर का डिमांड है तो क्वेश्चन आंसर का डिमांड कीजिए, मैसेज कीजिए, तभी पता चल पाएगा आप कितना तक ले पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।